नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर, जिसका मॉडल पेपर हमने तैयार कर रखा है। जो आपकी परीक्षा होने वाली है 2024 में, उसका कुछ एक तरीके से समझिए कि प्रारूप हमने तैयार कर रखा है कि कैसे आपका प्रश्न पत्र आएगा, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कितने शब्दों में आपको उनको लिखना रहेगा, और साथ ही साथ उनका जवाब भी आपको कैसे देना रहेगा। सॉल्व मॉडल पेपर है, मतलब पूरा इसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा, और लिखित मॉडल पेपर है कि मैंने खुद से लिखकर उसे तैयार करवाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 1 का नाम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है। हिंदी में बात करें तो उन्नत मानव विकास कह सकते हैं हम। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट जो गृह विज्ञान है उसका पेपर नंबर 1 एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसे ही आने वाले हैं। बट अगर आपके पेपर नंबर 1 का नाम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो आप जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 5 का नाम तो नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे हो जाता है पेपर नंबर 5, ऐसे मत सोचिए कि सर हमारे यहाँ तो 4 ही पेपर होता है। तो कई सारी लगभग यूनिवर्सिटीज़ में 4 पेपर होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 5 पेपर भी करवा देती हैं। तो एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है। ठीक है, ऐसे आंख मूंद के मत कीजिएगा कि सर ने तैयारी करवा रखी है, हम अभी जाके झोंक आएंगे, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है, आप सभी को पता भी है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, खंड आ में लगभग 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको लगभग 50 शब्दों में देना रहता है। मतलब 50 शब्द छू लीजिए या 50 से ज़्यादा हो जाइए, बहुत ज़्यादा मत होइएगा कि आप इसी को करने में ही फंस जाएं। आप पता चले कि 10 आधे लघु उत्तरीय ही कर रहे थे, तब तक आधा से ज़्यादा समय आप खा गए, अभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बाकी है। ठीक है, तो इसलिए शब्द का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इतने वर्ड्स में ही कीजिएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा समय किसी एक खंड में ना दें। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट आपके 50 शब्द होने चाहिए। एक पेज में आप मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो खंड आ का क्वेश्चन है, वो पहला नंबर क्वेश्चन होता है, और उसी पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में 10 प्रश्न होते हैं। जैसा कि पहले का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि विकास की परिभाषा दीजिए, मतलब विकास की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। लगभग आप 2 से 3 परिभाषा बता देंगे विकास की तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आप लिख दीजिएगा कि विकास की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला आप डाल दीजिएगा हेडिंग स्कीनर महोदय के अनुसार। स्कीनर महोदय ने विकास को क्या बताते हुए लिखता है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब जो जीव होता है और जो उसका वातावरण होता है उसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रतिफल प्रक्रियाएं क्रियाएं होती हैं, उनका कुछ हमें फल प्राप्त होता है। फल मीन्स कुछ रिजल्ट आता है, वही आपका विकास कहलाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी जीव है, ठीक है, वो किसी वातावरण में रह रहा है। अब उस वातावरण के अकॉर्डिंग उसका कुछ डेवलप हुआ, मीन्स उसकी बोलने की शैली डेवलप हुई, ठीक है, या उसके उठने बैठने का तरीका डेवलप हुआ। जब ये सब कुछ डेवलप हुआ तो वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ। तो जिस वातावरण में रह रहा था वो जीव, उसका कुछ समझिए कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया ही, कि किस तरीके से वो बोलना सीखा। जैसे मान लीजिए अभी कोई लड़का पैदा हुआ, उसको हम इंग्लैंड में ले जाकर छोड़ दें तो वो इंग्लिश बोलना ही सीख जाएगा, हिंदी जान ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आपका आता है वही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके स्कीनर महोदय जी बताते हैं। इसी बात को सोरेनसन महोदय जी बताते हुए लिखते हैं, विकास को क्या बताते हुए लिखते हैं कि विकास का अर्थ है परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से। मतलब बोलते हैं जो विकास है हम उसका अर्थ ले सकते हैं जब कोई व्यक्ति मेच्योर हो जाए, या आप कह सकते हैं कि जो कार्य वो कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाए, जो गलतियाँ वो कर रहा था छोटी छोटी
जो नहीं करनी चाहिए, उसमें अगर सुधार ले आता है, सुधार आ जाता है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वही आपकी विकास कहलाती है। और इसका संबंध किससे होता है? गुणात्मक से होता है और साथ ही साथ परिणात्मक परिवर्तनों से होता है। मतलब गुणों में इसमें परिवर्तन आता है, गुण के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। गुण मीन्स बोलने का तरीका, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चलने उठने बैठने, ठीक है, कार्य करने की शैली, ये सब जो होती है ये सब गुण के अंतर्गत आती हैं, जिसको आप एक तरीके से स्किल्स कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो परिणाम आते हैं, परिणाम मीन्स रिजल्ट में भी प्रभाव आने लगता है। समझिए, मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ रहा है 70%, 72%। अब आप किसी और टीचर से पढ़ने लगे, हो सकता है उसने मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाया हो, आपका रिजल्ट आने लगे 80%। हो सकता है उसने मुझसे बेकार पढ़ाया हो, आपका रिजल्ट आने लगे 60%। तो अभी परिणाम में जो है कुछ डिफरेंस देखने को मिला, कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो जो ये परिवर्तन देखने को मिलता है, यही आपका क्या है, विकास है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं सोरेनसन महोदय के अनुसार। इसी चीज को बताते हुए आपके ड्रेवर महोदय जी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि विकास प्राणी में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रगतिशील परिवर्तन है। मतलब जब बालक गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आ जाता है, गर्भावस्था से ही उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाता तब तक उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। और ये प्रगतिशील मतलब लगातार होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के हों, 6 महीने हो और 6 महीने नहीं हो, ठीक है। तो ये जो आपका परिवर्तन होता है, यही आपका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। मतलब कोई एक निश्चित लक्ष्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। मीन्स हाइट बढ़ना शुरू हुई, अब उसका एक निश्चित लक्ष्य है कि 5 फुट 6 फुट पे जाके उसको रुक जाना है, तो वो आराम से बढ़ रही है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज़ हुआ, वो एक टारगेट होता है, जो निश्चित लक्ष्य होता है, उसी को अचीव करना। जब तक वो अचीव नहीं कर लेता तब तक उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और वही आपका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, इसको समझाने में थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। शब्द का होना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं तो उसमें शब्द ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आना जरूरी नहीं है। कोई ब्रह्मा का नानी नहीं होता है, सभी को सारे प्रश्न नहीं आते हैं। बट अगर उसके पास शब्दकोश अच्छा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज भी है, तो उन चीज़ों को वो बना चना के, बढ़ा चढ़ा के भी अच्छा खासा लिख सकता है, और उसका नंबर भी अच्छा खासा मिलता है। तो इसलिए शब्दकोश अपना मजबूत कीजिए, 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। वीडियो जैसे आज देख रहे हैं, आज देख लीजिए, बीच में 1 आध बार और देख लीजिएगा, और पेपर देने जाने से पहले 1 बार और देख लीजिएगा। 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ लगभग आपका 70% नंबर यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो पूछ रहा है आपसे गर्भाकालीन अवस्था के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाने वाला है कि गर्भाकालीन अवस्था क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसमें लिखेंगे कि यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। मतलब जिस समय से माता, जो माँ होती है बच्चे की, वो जब गर्भ धारण करती है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के जब से वो गर्भ धारण कर लेती है और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है, उस जो बीच का पीरियड जो होता है, आप कह सकते हैं उस समय सीमा जो होती है, जो समय काल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को गर्भाकालीन अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली अवस्था होती है बीजावस्था, दूसरी होती है भ्रूणावस्था, और तीसरी होती है गर्भावस्था, ठीक है। बीजावस्था मीन्स जब माता गर्भ को धारण करती है, मीन्स जब निषेचन होता है, तो वो आपका बीजावस्था कहलाती है। भ्रूणावस्था मीन्स जब बच्चा थोड़ा एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, मांस का टुकड़ा बनता है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर और सारे अंग धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो अभी पहले क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा बन के तैयार होता है, तो वो भ्रूणावस्था कहलाता है। और साथ ही साथ गर्भावस्था, जब बालक क्या होता है, उसका पूरा आकार हो जाता है और वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्भाकालीन अवस्था के बारे में आप बता सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न इनसे आपसे पूछ रहा है कि स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग के बारे में आपको बताने हैं, ठीक है। स्त्री के जो आंतरिक प्रजनन अंग होते हैं, इसके बारे में पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए थे।
तो ये ढूंढ कर लेकर के आया हूँ, तो इसको आपको जरूर जान लेना है और याद भी कर लेना है कि स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित होते हैं। पहले आप ये लिख दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं। पहला तो आपका योनि होता है, दूसरा आपका गर्भाशय होता है, तीसरा आपका अंडवाहिनी होता है और चौथा आपका अंडाशय होता है। बालक जिस द्वार से जन्म लेता है उसको योनि कहते हैं। गर्भाशय मीन्स जहाँ पर बालक डेवलप होता है, विकसित होता है, पलता है, उसको गर्भाशय कहते हैं। अंडवाहिनी मीन्स जो क्या करती है, निषेचन करते वक्त अंडे को मीन्स स्थान तक अपने पहुंचाती है, वो अंडवाहिनी कहलाती है। और अंडाशय आपका कहलाता है जहां पर अंडा पलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये आपके 4 जो हैं प्रजनन अंग हैं, इस तरीके आंतरिक प्रजनन अंग हैं। इन चारों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निषेचन प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो आप बढ़िया से शब्द में सोच विचार के लिख दीजिएगा कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। वह आपका क्या कहलाता है, निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई खास ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने की ज़रूरत है, इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि हाइपर इमेसिस ग्रेवी डेरम के बारे में आपको बताना है। क्या, हाइपर इमेसिस ग्रेवी डेरम के बारे में बताना है। तो ये कुछ नहीं होता है, जब स्टार्टिंग के मंथ्स में, जब गर्भावस्था का स्टार्टिंग समय होता है, स्टार्टिंग मंथ्स होता है, उसमें जब किसी महिला को, किसी माता को क्या होने लगती हैं, पलटियाँ ज़्यादा आने लगती हैं, उल्टी ज़्यादा होने लगती है, समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है और पूछा भी जा सकता है, लगभग पूछा भी जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में पूछते हैं, प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संवेग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। संवेग के बारे में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ जाता है संवेग से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संवेग जो शब्द है वो आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, किसका, आंग्ल भाषा में एक इमोशन नाम का शब्द होता है, उसी का हिंदी रूपांतरण कौन होता है, आपका संवेग होता है। और इमोशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका आशय होता है शरीर को हिला देना। ठीक है, या उत्तेजित कर देना। क्या कर देना, शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना, ये आपके इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है। इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने वाली या उत्तेजित कर देने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, बताइएगा और साथ ही लिखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में, जैसे कि स्नेह आ जाए, किसी के प्रति ममता जागृत हो जाए, सुख मिले, दुख हो, भय हो, क्रोध हो, ईर्षा हो, ये सारी प्रकृतियां जो हैं, ये सारी जो वृत्तियां हैं, आंतरिक वृत्तियां हैं, इन्हीं को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, आपका संवेग करता है। और इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को हम क्या कहते हैं, संवेग के नाम से जो है संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संवेग के बारे में भी बता दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 7 के बारे में पूछें तो 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कुइंग और बबलाना किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि प्रथम माह में ही बालक क्या करता है, रोने के अलावा अन्य ध्वनियाँ भी निकालना सीख जाता है। मीन्स जो बालक होता है जब वो जन्म लेता है, जन्म लेते समय तो वो रोता ही है और लगभग 1 महीने तक क्या करता है, वो रोता ही रहता है। लेकिन जैसे ही प्रथम माह बीतने वाला होता है या प्रथम माह का कुछ समय बीत जाता है, तो वो बालक कुछ और प्रकार की ध्वनियाँ भी निकालना शुरू कर देता है और वृद्धि के साथ साथ बच्चों का रोना कम हो जाता है। मीन्स जब वो और प्रकार की ध्वनि निकालने लगता है तो बच्चे रोना बंद कर देते हैं, ज़्यादातर उसी प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, किंतु उनके स्थान पर शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है। मतलब बोलता है कि जब वो रोना बंद करता है तो उनके स्थान पर वो अस्पष्ट ऐसी ध्वनि निकालेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कुइंग या बबलाना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है बता दीजिएगा किसके बारे में, कुइंग और बबलाना के बारे में। ठीक है, चलिए
अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसके बारे में आप लिखेंगे कि ज्ञान शक्ति की वृद्धि संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। जब आपकी ज्ञान शक्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है, ठीक है, जब वो बढ़ती है जिस समय, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने तथा उसके साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब बोलते हैं जो आपकी संज्ञानात्मक विकास है वो ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ऊंची मानसिक प्रक्रिया है, जिससे हमें क्या होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम समझ पाते हैं, साथ ही साथ उसमें समायोजन भी कर पाते हैं। किसकी मदद से? तो वो आपके संज्ञानात्मक विकास की मदद से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी बता दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न, अर्थात इस अति लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आप कह सकते हैं या 9वां नंबर प्रश्न कह सकते हैं। क्या पूछ रहा है? शब्द भंडार के प्रकार के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। शब्द भंडार के प्रकार के बारे में तो आप लिखेंगे शब्द भंडार के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आता है सामान्य शब्द भंडार, ठीक है। कौन सा आता है आपका? सामान्य शब्द भंडार। दूसरा आपका आता है विशिष्ट शब्द भंडार। तीसरा गुप्त शब्द भंडार। चौथा शिष्टाचार शब्द भंडार। पांचवा धन संबंधित शब्द भंडार। छठा आपका अशिष्ट शब्द भंडार। सातवां गुप्त शब्द भंडार, ठीक है, ये तो 2 बार आ गया। चलिए, आठवां आपका रंग संबंधी शब्द भंडार और 9वां आपका संस्थाओं से संबंधित शब्द भंडार। इस प्रकार से आप 7, 9 नहीं 8 प्रकार के बता सकते हैं, क्योंकि गुप्त शब्द भंडार 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको 8 प्रकार के शब्द भंडार के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि गर्भाशय का कार्य बताइए। गर्भाशय का क्या कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि गर्भाशय के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिसमें से पहला कार्य यह होता है कि यह मासिक धर्म का आवश्यक अंग है। क्या है ये? मासिक धर्म का जो पीरियड्स आते हैं उसका एक आवश्यक अंग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? अंग मीन्स पार्ट आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा आप कह सकते हैं भ्रूण के विकास के लिए पोषण का अवसर प्रदान करता है। मीन्स जो भ्रूण होता है, भ्रूण मीन्स आप समझ रहे हैं ना, जो मांस का टुकड़ा बनता है, बच्चा बनने से पहले मांस का टुकड़ा होता है, उसी को बोलते हैं। तो उसके विकास के लिए पोषण का क्या होता है? एक अवसर प्रदान कराता है। तीसरा कार्य जो होता है गर्भाशय का, वो होता है कि गर्भाशय का विकास करता है, गर्भ का विकास करता है। किसका करता है? गर्भ का विकास करता है। 9 माह तक शिशु के विकास के लिए आश्रय देता है। मीन्स 9 महीने तक शिशु विकसित हो सके उसके लिए उसको आश्रय देता है, उसको सुविधाएं देता है। चौथा इसका कार्य होता है कि प्रसव के समय पेशियों को संकुचित तथा प्रसारित कर भ्रूण को बाहर आने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है गर्भाशय के बारे में बता दीजिएगा कि इसका क्या क्या कार्य होता है। आई होप आपके ये 10 के 10 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ सर कितना अच्छा लगा, बढ़िया लगा ये 10 के 10 प्रश्न पढ़ने पे, आगे बढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें कमेंट करते रहो। कुछ रिस्पॉन्स अगर देते रहोगे तो मेरा भी मन लगेगा, ठीक है। आप लोगों को जब काम होता है तभी केवल क्या करते हो, कमेंट करते हो। सर फला यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, सर पेपर कब होगा, सर इसका पेपर इंग्लिश में भी आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। एक आध बार पढ़ाई भी कर दो, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा लगता है हम लोगों को, ठीक है। कोई रुपया पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, एक छोटी सी टाइपिंग मांग रहे हैं। व्हाट्सएप पे बात करना शुरू करते हो तो 4-4 घंटे बात करते ही रहते हो, तब आपको टाइप करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट लिखने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत सीखो, दुनिया है, इसमें अगर कोई फ्री का कुछ कर रहा है तो उसकी बड़ाई करो, जिससे वो करना बंद मत करे, ना करे। चलिए, जैसे ही आपका खंड आज खत्म होता है वहीं पे आपका खंड 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब लगभग आपको 200 शब्दों में देना रहता है। मीन्स 200 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा। 210 हो जाए तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 210 हो गए तो 10 आप काट दीजिए, लेकिन 210 हो जाए, 215 हो जाए, लेकिन मान के चलिए कि 200 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा सीमित है। 200 में से 190 भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब हम एक एक करके प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है विकास की विशेषताएं बतानी है आपको। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछ रहा है विकास की विशेषताएं बताइए, ठीक है, विकास की विशेषताएं बताइए अथवा विकास की अवस्थाएं बताइए। विकास की विशेषताएं, विकास की अवस्थाएं, वाह क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है लघु उत्तरीय का, और पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न है विकास की विशेषताएं। हम दोनों प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं विकास की विशेषताओं के बारे में। तो आप लिखेंगे कि विकास की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहली विशेषता इसकी यह होती है कि विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है। क्या होता है? जो विकास होता है वो परिवर्तन करता है, और परिवर्तन कैसी होती है? एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है। वही आपका क्या होता है? विकास की एक विशेषता होती है, यह एक विशेषता होती है। इसमें आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, क्या लिखेंगे कि इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वो प्रगतिशील दिशा की ओर उन्मुख होते हैं। मीन्स प्रगतिशील दिशा की ओर चलते हैं। शब्दकोश मजबूत कीजिए, उन्मुख होते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ विनोद, समझा करो मेरी बात को। अतः विकास सदैव अग्रोन्मुख होता है। मीन्स अग्रोन्मुख। अब देखिए नया शब्द आपको देखने को मिल गया, अग्रोन्मुख मीन्स आगे की तरफ बढ़ने वाला। आगे की तरफ बढ़ने वाला, ऐसा तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ना ही सुना होगा कि कोई आदमी कल 5 फुट का था, आज 4.5 ही फुट का हो गया। घट गया? घटता तो है नहीं कोई, बढ़ेगा ही, या तो वहीं पे रुक जाएगा या तो बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? अग्रोन्मुख, मतलब आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता दीजिएगा। दूसरी विशेषता आप बता सकते हैं कि विकास सदैव क्या होता है? क्रमबद्ध रूप से होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध रूप में होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, एक इसका क्रम बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग विकास होता है। इसमें आप लिखेंगे कि विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वे अग्रोन्मुख होने के साथ साथ क्रमबद्ध रूप में भी होते हैं। कोई भी विशिष्ट परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन को घटित होने के बाद ही घटित होता है। मतलब बोलते हैं जैसे कोई एक विशिष्ट परिवर्तन पर होता है, वो एक निश्चित परिवर्तन जब घटित हो जाता है उसके बाद ही होता है। चलिए इसको मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी बालक है, उसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अभी क्या होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो पहले दाढ़ी आ जाए, मूंछ आ जाए, फिर हाइट बढ़े। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले क्या होगा? उसकी हाइट बढ़ेगी, हो सकता है बॉडी से थोड़ा हेल्थी भी होगा, फिर जब समय आएगा तो उसकी दाढ़ी मूछे भी आ जाएंगी आराम से। ठीक है, बहुत सारी परिवर्तन ऐसे होते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक क्या होता है? क्रमबद्ध रूप में होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बालक के पहले दाढ़ी आ गई, मूछें आ गई, फिर बालक की हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो ये थोड़ा ऑड लगेगा और ये होता भी नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरी विशेषता इसकी क्या होती है? दो विशेषताएं आपने पढ़ी। पहली विशेषता इसकी क्या थी? ये एक प्रगतिशील श्रृंखला होता है, जो कि एक क्रमबद्ध रूप में वो प्रगतिशील श्रृंखला होता है। ठीक है, और ये अग्रोन्मुख होता है। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि ये अग्रोन्मुख होने के साथ साथ ये क्रमबद्ध रूप में भी होता है। विकास, विकास क्या होता है? क्रमबद्ध रूप में होता है, एक क्रम में होता है। तीसरा आप लिखेंगे कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन सदैव परस्पर संबंधित होते हैं। मीन्स विकास का जो क्रम होता है उसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो सदैव हमेशा क्या होते हैं? परस्पर एक दूसरे से संबंध रखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे विकास क्रम में होने वाली परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होती है। मतलब बोल रहे हैं कि जो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप जानना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि किसी बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है तो उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा मानसिक विकास भी अच्छा होता है। मीन्स बताते हैं अगर कोई बालक कार्य करने में अच्छा है तो उसका संवेगात्मक मीन्स उसका इमोशन वाला जो पार्ट होता है, जो सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ जो उसका मस्तिष्क से संबंधित विकास होता है, ये तीनों भी अच्छे ही होते हैं अगर उसका क्या होता है? क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 बता सकते हैं। 3 विशेषताएं अगर आप बता देंगे तो आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगला नंबर जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, और कब से कब तक की होती हैं। विकास की अवस्थाएं बताना है और विकास कब से कब तक का होता है। आई होप ये आपका दूसरा का जो पहला प्रश्न, ये वाला जो अथवा ये पहले वाला था, ये समझ में आ गया। दूसरा है कि विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो लगभग 10 से 11 अवस्थाएं होती हैं, जो गर्भधान से लेकर के, मीन्स जब माता गर्भधारण करती है वहां से लेकर के और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक का कुछ ना कुछ जो है क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लिखेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं, फिर उसके बाद हेडिंग आप डालेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप पहली जो अवस्था डालेंगे वो होगी गर्भाकालीन अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? गर्भाकालीन अवस्था होगी। ये गर्भधान से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है, मीन्स जब माता गर्भ धारण करती है वहां से लेकर के और बालक जब तक जन्म नहीं दे देता है तब तक ये जो है अवस्था चलती है, गर्भकालीन अवस्था। दूसरा आपकी अवस्था आती है, कौन सी आती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था की कब से कब तक होती है? तो ये जन्म से लेकर के 2 सप्ताह का जो पीरियड होता है वो शैशवावस्था कहलाता है। तीसरी अवस्था जो है क्या कहलाती है? बचपनावस्था। बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? बचपनावस्था कहते हैं। चौथी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। ये कब से कब तक होती है? तो तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का जो पीरियड होता है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पांचवा आपका आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ये 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का जो पीरियड होता है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। छठा आपका आता है वयः संधि अवस्था। वयः संधि अवस्था जो होती है वो 11 या 12 वर्ष से लेकर के 13 या 14 वर्ष तक की होती है। अगर 11 से शुरू होगी तो 13 और 12 से शुरू होगी तो 14, 2 वर्ष का पीरियड होता है। पूर्व सातवां बताते हैं पूर्व किशोरावस्था। इसमें बताते हैं यह आयु 13 से लेकर के 17 वर्ष तक की मानी जाती है। उत्तर किशोरावस्था ये आपकी 18 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। नौवीं जो अवस्था आपकी आती है वो आती है पूर्व प्रौढ़ावस्था। ये आपकी 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की मानी जाती है। 10वां अवस्था आती है आपकी मध्यावस्था। इसको हम 41 वर्ष से 60 वर्ष तक मानते हैं। और आखिरी में आपकी आ जाती है वृद्धावस्था, जिसको हम 60 से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है किसी व्यक्ति की तब तक हम क्या करते हैं भैया, उसको मानते हैं कि यह वृद्धा अवस्था में ही चल रहा है। आई होप दूसरा का दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? विकासात्मक कार्य का अर्थ एवं महत्व बताइए, ठीक है। ये प्रश्न एक यहाँ पे ये पूछा गया है कि विकासात्मक कार्य का अर्थ एवं महत्व बताइए। अगर मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछ लिया गया है कि जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों में से किसी एक को बताना रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता रहे, बाकी वहाँ पे आपको जो एक आएगा वहाँ पे एक ही कीजिएगा, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी में जो है आप लिखेंगे विकासात्मक का अर्थ। लिखते हुए आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे विकासात्मक कार्य का अर्थ, ठीक है। फिर उसमें आप लिखेंगे हैविंग हर्स्ट। हाँ, हैविंग हर्स्ट ने लिखा है, क्या लिखा है कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है, ठीक है। और इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है, बाद के कार्यों में कठिनाई आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। विकासात्मक कार्य क्या बताए हैं कि ये एक उस प्रकार का कार्य होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। एक निश्चित आयु जब उसकी हो जाती है तो उस प्रकार के कार्य उसके अंदर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और अगर उसमें सफलता मिलती है तो व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्न होता है। असफलता आ जाती है तो क्या होता है, दुखी हो जाता है। और बाद के में आगे चल के जो कार्य उसको करने पड़ते हैं उसमें हो सकता है कठिनाई भी आए असफलता के कारण, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इसके अर्थ के बारे में। अगली हेडिंग आप डालेंगे विकासात्मक कार्य का महत्व, ठीक है। 2 चीज पूछा गया था, अर्थ और महत्व। तो अर्थ आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, महत्व पूछे तो महत्व में बताइएगा कि विकासात्मक कार्य जहां बालक के विभिन्न क्रिया कार्यकलापों तथा व्यवहारों के
विषय में बताते हैं वहाँ वे अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? पहला कार्य ये करते हैं कि विकासात्मक कार्य उन कार्यों के लिए निर्देश देते हैं जिन्हें समाज चाहता है या जो समाज के अनुकूल होते हैं। मतलब बोलते हैं जो विकासात्मक कार्य होते हैं वे उन सभी कार्यों के लिए क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, मीन्स इंस्ट्रक्शन देते हैं जिन्हें समाज चाहता है, जिसे क्या करता है? समाज चाहता है या जो समाज के अनुकूल होते हैं उन्हीं के लिए विकासात्मक कार्य क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरा महत्व बताते हुए लिखते हैं कि ये कार्य बालक अथवा व्यक्ति की प्रत्येक आयु के लिए विभिन्न मानक प्रस्तुत करते हैं। मतलब बोलते हैं ये जो कार्य होते हैं ये बालक और व्यक्ति दोनों की जो प्रत्येक आयु होती हैं, अलग अलग जो आयु होती हैं, उसमें विभिन्न मानक कार्य प्रस्तुत क्या करते हैं? हम लोगों के सामने करते हैं। ठीक है। तीसरा महत्व बताते हुए लिखते हैं कि इन कार्यों के मानकों के अनुसार ही माता पिता बालकों को शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो ये कार्य होते हैं इनके कुछ मानक होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनके माता पिता बालकों को शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। तब इस सहायता से बालक समाज उपयोगी व्यवहार सीखते हैं। और ये जो सहायता होती है इसी के कारण जो है क्या करते हैं? बालक समाज उपयोगी जो व्यवहार होते हैं, जो ऐसे व्यवहार जो समाज में उपयोगी होते हैं उनको क्या करते हैं? बालक सीखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 महत्वों के बारे में इनके बता दीजिएगा, किसके? विकासात्मक कार्य के महत्व के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है तीसरे नंबर प्रश्न का जो पहला था वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब अथवा करके जो आपका प्रश्न दिया गया है कि जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं, क्या दिया गया है? जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जुड़वा बालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समयभज, दूसरा होता है असमयभज। बात करते हैं समयभज के बारे में, तो हेडिंग डालिए समयभज। इसमें आप लिखिएगा जब एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है तथा कोष विभाजन की प्रक्रिया के दौरान निषेचित डिंब 2 भागों में बंट जाता है, तब 2 भागों में पृथक पृथक 2 शिशु का विकास होने लगता है। ऐसे बालकों का लिंग एक ही होता है। ठीक है। क्या होता है? एक ही होता है तथा शारीरिक मानसिक गुण भी एक ही से पाए जाते हैं। ऐसे बालक समयभज्य कहलाते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु से क्या होता है? निषेचित होता है, लेकिन जब वो कोष में जाते हैं तो वहाँ पर इनका क्या होता है? निषेचित डिंब जो होता है वो क्या होता है? 2 भागों में बट जाता है। तो उनसे 2 अलग अलग जो है क्या होते हैं? बालक बनते हैं। 2 अलग अलग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पृथक पृथक शिशु विकसित होते हैं। अब मान लीजिए अगर शिशु पहला वाला जो शिशु था जो बटा है वो मान लीजिए स्त्री था, मीन्स फीमेल था, लड़की थी, तो अब दोनों लड़की ही होंगी। अगर लड़का था तो दोनों लड़के ही होंगे। दोनों का क्या होता है? लिंग समान ही रहता है। और ऐसे बालक का क्या बताते हैं भैया? शारीरिक मानसिक गुण भी क्या होते हैं? एक जैसे पाए जाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं भैया? इन्हीं को कह देते हैं समयभज बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोल देते हैं? समयभज बोल देते हैं। अब दूसरा आपका आता है असमयभज। इसमें बोलते हैं कि सामान्यतया एक बार में एक ही डिंब नारी प्रजनन संस्था द्वारा परिपक्व होता है। ठीक है। क्या होता है? एक ही डिंब परिपक्व होता है। तथा इसी कारण सामान्यतया एक बार में एक ही प्रसव की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन कभी कभी एक से अधिक अर्थात 2 या इससे भी अधिक अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलकी में आ जाते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक भी आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं या 2 से भी अधिक आ जाते हैं, तथा विभिन्न शुक्राणु के संयोग कर गर्भ स्थापित कर लेते हैं। और क्या करते हैं? ये अलग अलग जो है शुक्राणुओं से संयोग करते हैं और ये गर्भ भी धारण कर लेते हैं। ठीक है। धारण स्थापित कर लेते हैं। आगे आप लिखेंगे इनके पितृसूत्र में समानता नहीं पाई जाती है तथा इनके गुण अलग अलग होते हैं। इनके लिंग में समानता अथवा भिन्नता पाई जा सकती है। मतलब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही गुण के हों या एक ही प्रकार के हों, इसमें लड़का लड़की दोनों भी हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ उनकी मानसिक जो वो होती है वो भी क्या होगी? अलग ही होगी। ठीक है।
उसके बाद आगे आप लिखेंगे इनके लिंग में समानता अथवा भिन्नता दोनों पाई जाती है, ऐसे बालक असमयभज्य कहलाते हैं। और ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? असमयभज्य कहलाते हैं। ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा जुड़वा बालक के प्रकार के बारे में। पहला समयभज्य, दूसरा असमयभज्य। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि प्रसव से आप क्या समझते हैं, यहां पर आपको बताना है और आगे आपको लिखना है समझते हैं प्रसव की अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रसव से आप क्या समझते हैं और प्रसव की अवस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे पहले प्रसव की अवस्थाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रसव की अवस्थाएं। तो इसमें लिखेंगे प्रसव एक स्वाभाविक घटना है। ठीक है, प्रसव की मुख्यतः निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका होता है विस्फारण की अवस्था, दूसरा होता है निष्कासन की अवस्था और तीसरा आपका होता है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। ठीक है, तो आपका जो विस्फारण अवस्था होता है इसमें आप लिखेंगे कि यह अवस्था ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक की अवस्था है। इस स्थिति में उलव तरल की थैली पलट जाती है। क्या होती है? जो उलव तरल की थैली होती है वो उल्टी हो जाती है और गर्भवती को रह रहकर पेट में दर्द हो उठता है। मतलब बोलते हैं जब वो पलट जाती है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको रह रहकर क्या होता है? पेट में दर्द भी होता रहता है। ठीक है, दर्द उठता है। इसमें प्रत्येक पेशीय संकुचन के साथ भ्रूण का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। मतलब बोलते हैं जितने संकुचन होते हैं उनके साथ क्या होता है? जो भ्रूण होता है उसका सर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इस अवस्था में शिशु के लिए जन्म मार्ग तैयार होता है। और इस अवस्था में क्या होता है? जो शिशु के लिए जन्म मार्ग होता है वो तैयार होता है। यह अवस्था प्रसव की पहली अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में दर्द की तीव्रता अधिक होती है। दर्द के साथ ही शिशु की गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विस्फारण अवस्था के बारे में आप बता दीजिएगा। दूसरा आता है आपका निष्कासन अवस्था। निष्कासन की अवस्था, ये हेडिंग आप डालिएगा। इसमें आप लिखिएगा कि यह अवस्था ग्रीवा के विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था होती है। मतलब जब विस्फारण हो जाता है उसके बाद जब शिशु जब तक जन्म लेता है उसको हम निष्कासन अवस्था कहते हैं। यह प्रसव की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में गर्भाशय के ऊपरी भाग के तीव्र संकुचन से धीरे धीरे भ्रूण नीचे की ओर आता है। ठीक है, इस अवस्था में उदर प्रवेश की महाप्रचारी प्रचीरा प्रचीरा पेशियां भ्रूण के निष्कासन में महत्वपूर्ण संयोग प्रदान करती हैं। इस अवस्था में ग्रीवा का विस्फारण हो जाता है, इसीलिए पीड़ा कम होती है। भ्रूण के सिर का दबाव जैसे भ्रूण के सिर का दबाव जैसे ही पैर की नाड़ी पर पड़ता है वैसे ही पैर की पेशियां में पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। ठीक है, जैसे ही संकुचन होने लगता है गर्भवती दीर्घ श्वास लेकर श्वास रोकते हुए अपने उदर पर क्या करती हैं? ऐच्छिक दबाव डालती हैं तथा कराहने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है निष्कासन की अवस्था के बारे में भी बता दीजिएगा। अगला तीसरा जो आपका आता है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। इसमें आपको लिखना है कि यह प्रसव की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में ग्रीवा विस्फारण तथा भ्रूण निष्कासन के बाद 10 से 15 मिनट में अपरानाभि रज्जु, ठीक है, तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे इस अवस्था में गर्भाशय का आकार कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपार की योनि मार्ग तक पहुंचने की प्रसूता अपनी उदर पेशियों के सहयोग से उसे बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अपरा के निकलते ही गर्भाशय की पेशियां तंतु रक्त नलिकाओं को घोटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? घोटते हैं, जिससे रक्तस्राव अधिक ना हो तथा फटे हुए भाग पर क्या होता है? फाइब्रिन में
जमने की क्रिया सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है प्रसव के बारे में और प्रसव की अवस्था के बारे में आप दोनों बता दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसी में अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दांत के प्रकार बताइए। ठीक है, किसके बारे में? दांत के प्रकार के बारे में बताना है। ये अगला प्रश्न है, मतलब चौथे में ही प्रश्न है, चौथे का ही अथवा करके एक प्रश्न है। दांत के प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे दांत के प्रकार के बारे में, हेडिंग डालेंगे दांत के प्रकार। इसमें आप लिखेंगे दांत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी दांत होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अस्थायी कितने होते हैं? 20 होते हैं, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। पहला आप डालेंगे अस्थायी, या जिसे हम प्रारंभिक नहीं प्राथमिक दांत भी कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कितने? पहले तो आप लिखेंगे कितने होते हैं? हाँ, इसमें जबड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचली जबड़ा। ठीक है, अब ऊपरी जबड़ा जो होता है, इसमें चवर्णक जो होते हैं वो 4 दांत होते हैं। चवर्णक वाले कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। रदनक वाले जो दांत होते हैं वो दो दांत होते हैं ऊपरी जबड़क में। ठीक है, और उसके बाद कृंतक जो होते हैं वो मेरे प्यारे दोस्त 4 दांत होते हैं। निचले जबड़े की बारे में बात करें तो इसमें भी चवर्णक 4 दांत होते हैं। रदनक जो होते हैं आपके 2 दांत होते हैं, और कृंतक आपके कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। इस प्रकार से आपके 20 दांत पूरे हो जाते हैं। यहीं पर जब हम बात करें अस्थायी दांतों के बारे में, तो ऊपरी जबड़े में जो चवर्णक की संख्या होती है वो 6 होती है। अग्र चवर्णक की होती है 4 होती है। साथ ही साथ रदनक की जो संख्या होती है वो 2 होती है, और कृंतक की संख्या जो होती है वो 4 होती है। निचला जबड़ा जो होता है सेम वही होता है कि चवर्णक में 6 होते हैं, अग्र चवर्णक में 4 होते हैं, रदनक में 2 होते हैं, और कृंतक में 4 होते हैं। इस प्रकार से आप 4 के इसके अस्थाई और अस्थाई दोनों दांतों की संख्या बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि सबसे पहले निकलने वाले 2 निचले, ठीक है, बीच के कृंतक दांत हैं। कौन सबसे पहले कौन निकलते हैं? 2 निचले बीच के, निचले नीचे और जो बीच में आते हैं 2 दांत होते हैं ना, दोनों यहाँ पे एकदम सामने जो दिखाई पड़ते हैं चूहों की तरह जो होते हैं, वही 2 दांत निकलते हैं, जो 6 से 8 माह की उम्र में बाहर आ जाते हैं। आते हैं कब आते हैं? जब बालक 6 से 12 माह के बीच का, 8 माह के बीच का होता है, तो उसमें वो बाहर आते हैं। इसके बाद ऊपर के बगल के कृंतक दांत निकलते हैं। क्या होते हैं? बाद जो ऊपर के और बगल के, ऊपर जाएंगे और किनारे किनारे दोनों तरफ जाएंगे, तो उसके जो कृंतक दांत होते हैं वो दोनों बाहर आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बताते हैं सभी कृंतक दांत 1 वर्ष की उम्र में निकल जाने चाहिए। जितने भी दांत कृंतक दांत होते हैं वो 1 वर्ष की उम्र में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उनके ऊपरी सिरे छैनी के आकार के होते हैं। मतलब उनके ऊपरी सिरे कैसे होते हैं? छैनी के आकार की, जैसे आप एक छैनी देखते हैं उस आकार के होते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ को काट सकते हैं। क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उनको काटने का कार्य करते हैं। 6 वर्ष की उम्र तक पहला दांत निकलता है। ठीक है, क्या होता है? 6 वर्ष की उम्र तक पहला दांत निकलता है। आगे लिखते हैं इसके बाद कृंतक दांत गिर जाते हैं, और इसके नीचे जबड़े में धीरे धीरे बढ़ रहे अस्थायी दांत बाहर आने लगते हैं। सर्वप्रथम दोनों ओर के दांतों के पीछे एक चवर्णक दांत निकलता है, फिर अग्र चवर्णक तथा रदनक बाहर आते हैं। 12वें वर्ष में द्वितीय चवर्णक निकलते हैं, जबकि अंत में अंतिम चवर्णक या अक्लदाढ़ निकलते हैं। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आप जो है दांतों के प्रकार के बारे में आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है आपसे यहीं पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? दांत के प्रकार के बारे में हो ही गया। 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या करना है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें आपको सामाजिक विकास के बारे में क्या करना है? बताना है। ठीक है, सामाजिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसा होता है, और साथ ही साथ अथवा करके एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि भाषा विकास को प्रभावित करते
करने वाले तत्व बताना है। क्या बताना है? इसको ऊपर कैसे ले, अच्छा यहाँ से जाएगा ये बात। हाँ, अगला जो अथवा करके इसी में प्रश्न पूछा गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आपको यहाँ पे बताने हैं। दोनों प्रश्न हम देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन। ठीक है, तो पहले हेडिंग आप डालेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इसमें आप लिखेंगे 2 से 5 वर्ष की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। 2 से 5 समय, 3 वर्ष का जो बीच का समय होता है, 2 से लेकर के 5 वर्ष तक का, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में बालक घर में ही रहता है। क्या करता है? बालक घर में ही रहता है, इसलिए इसे पूर्व विद्यालय अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष के बाद वह जो भी प्रतिक्रियाएं करता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। इस आयु में बालकों में समूह निर्माण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, किंतु ऐसे खेलों में रुचि लेता है जिन्हें अन्य बालक के साथ खेल सके। ठीक है, ये आप लिखिएगा। इसमें पहला नंबर डालिएगा कि प्रौढ़ व्यक्ति के प्रति सामाजिक प्रक्रियाएं व्यक्त करता है। जो प्रौढ़ व्यक्ति होती हैं उनके प्रति क्या करता है? जो अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं होता है उन्हें व्यक्त करने की कोशिश करता है। वह अधिक बच्चों के बीच में खेलना अधिक पसंद करता है। मतलब बोलते हैं वो ज़्यादा बच्चों के बीच में खेलने को मिले, वो ज़्यादा उसे पसंद आता है। प्रौढ़ों की आज्ञा का पालन करने लगता है। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं वो जो भी कोई बात बताते हैं उनको मानता है, उनको करता भी है। प्रथम क्रम में प्रौढ़ों पर निर्भर रहता है। जो पहले क्रम होते हैं उसमें प्रौढ़ के ऊपर ये निर्भर रहता है, प्रौढ़ लोग जो होते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। 2-3 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता चाहता है। 2-3 वर्ष की जब आयु होती है तो उसमें वो स्वतंत्रता चाहता है, अकेला सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, हाँ, स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उसमें आज्ञाकारिता एवं सहयोग की भावना आ जाती है। दूसरा आप लिखेंगे 3 वर्ष की अवस्था में अन्य बालकों के साथ खेलने में इतना आनंद आता है कि घर में खेलने का साथ ना मिलने पर घर के बाहर पड़ोस में जाना प्रारंभ करते हैं। मित्रता एवं सामूहिक भावना प्रबल होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। तीसरा कहता है कि 4-5 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। 4-5 वर्ष की आयु में बालक के अंदर प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है कि ये आगे कैसे हैं, हम भी आगे हो सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और आप चौथा लिखेंगे कि बालकों में भाषा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कितनी मात्रा में? पर्याप्त मतलब अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। इसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। जो सामाजिक विकास होता है वो कैसा होता है? काफ़ी तेजी से होता है। इस आयु में सामाजिक प्रक्रियाओं में लिंग भेद पाए जाते हैं। मतलब इस आयु में जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें लिंग भेद देखने को मिलता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, फलान धमाक करके सब कुछ बताने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। इसी में जो अथवा करके एक अगला प्रश्न है वो है भाषा विकास के बारे में। क्या पूछा है? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें आप लिखेंगे सभी बच्चों के भाषा विकास की गति एक जैसी नहीं होती है। कोई ज़्यादा गति में करता है, कोई धीरे में, कोई माध्यम में करता है, वो अलग अलग गति होती है। किसी बच्चे को बोलना जल्दी आता है तो किसी बच्चे को देर समझ में आता है। यह अंतर विभिन्न कारणों के कारण उत्पन्न होता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण ये सारे अंतर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला कारण आपका है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है? हेडिंग डालेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें आप लिखेंगे यदि बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसके भाषा विकास का क्रम ठीक रहता है। मतलब जैसा चाहिए वैसा होता है। शारीरिक परेशानियां अधिक बच्चे में होती हैं तो भाषा विकास देर से होता है। मतलब बोलते हैं अगर शारीरिक परेशानी ज़्यादा होगी बच्चे के अंदर तो जो भाषा विकास होगा वो काफ़ी ज़्यादा समय लेगा। बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, और वो बच्चा जो होता है वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। दूसरा बताते हैं आर्थिक सामाजिक स्तर। इसमें आप लिखेंगे वह बच्चे जिन्हें उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर का वातावरण प्राप्त होता है उनका भाषा विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वातावरण वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। मीन्स बताते हैं कि अगर किसी बालक का जो सामाजिक या आप कह सकते हैं आर्थिक सामाजिक स्तर होता है वो जब ऊंचा होता है तो उनको अच्छे प्रकार की जो है ट्रीटमेंट मिलती है, उसकी वजह से उनका जो भाषा विकास होता है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बेटर होता है। उच्च स्तर के बच्चों को सभ्य शिष्ट वातावरण मिलने के
मिलने से उनके शब्द भंडार में शिष्टाचार शब्द अधिक होते हैं। भाषा ज्ञान शीघ्र विकसित होता है। मतलब बोलते हैं जो उच्च स्तर के बच्चे होते हैं उनमें सभ्य शिष्ट वातावरण होने की वजह से, उनका वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, उसकी वजह से उनके अंदर जो है शब्द भंडार ज़्यादा होता है, जिसमें शिष्टाचार शब्द भंडार की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये भाषा ज्ञान शीघ्र विकसित होता है इनके अंतर्गत। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए, हाँ, तीसरा जो आपका आता है वो आता है यौन। इसमें आप लिखेंगे लड़कियां प्रत्येक उम्र में लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं। लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से क्या होती हैं, जल्दी बोलना सीख लेती हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से योनि का भी प्रभाव पड़ता है कि किस लिंग में है बच्चा, स्त्रीलिंग में है या पुरुष लिंग में है। चौथा बताते हैं निर्देशन का भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। जिन बच्चों को शब्द के प्रयोग उच्चारण के लिए जितने ही निर्देश प्राप्त होंगे उनका उच्चारण उतना ही शुद्ध होगा। सही शब्द का सही स्थान प्रयोग होता है। क्या होता है, जो सही शब्द होते हैं उनका सही स्थान प्रयोग होगा। यदि बच्चे को नए नए शब्द उनके चित्र या मॉडल दिखा सिखाए जाते हैं तो बच्चा सही शब्द तथा उनका सही प्रयोग जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है निर्देशन के बारे में भी बता दीजिएगा। पांचवा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है वातावरण का। किसका पड़ता है, वातावरण का। लिखेंगे वह बच्चे जो संयुक्त परिवार में रहते हैं वह परिवार के अन्य सदस्यों को बोलते सुनकर उनकी नकल से शीघ्र बोलना सीख जाते हैं। मतलब जो बालक शीघ्र सीखते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, मतलब परिवार जो बड़ा होता है तो लोग कुछ ना कुछ आपस में बात करते ही रहते हैं एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है बालक जल्द ही उन्हीं लोगों को देखकर नकल करते करते क्या करता है, सीख जाता है बोलना। इसका भी प्रभाव पड़ता है। एकाकी परिवार में यह समस्या आती है कि माता पिता को बच्चे की बातें करनी चाहिए। मतलब बोलते हैं कि एकाकी जो परिवार होता है मीन्स जिसमें माता पिता और बच्चा केवल रहते हैं, इस प्रकार की होती है, उसमें समस्याएं आती हैं। अतः माता पिता क्या करें, बच्चे से बात करनी चाहिए। इन सभी दोनों को उनसे बच्चे से बात करनी चाहिए। उसे पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने दें ताकि उसका सही विकास हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। चौथा के बाद, पांचवे के बाद आपका छठा आता है परिपक्वता। इसमें आप लिखेंगे बोलने का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है, जैसे कि ओंठ से भी है, दांत से, जीभ से, फेफड़े से, स्वर यंत्र से आदि से भी होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बोलने के यह सहायक अंग जितने अधिक परिपक्व होंगे बालक का भाषा विकास उतनी ही गति से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसके परिपक्वता के बारे में भी लिख दीजिएगा। तो जो आपका यहाँ पे प्रश्न था कि भाषा के विकास में प्रभावित करने वाले कारक, तो आप यहाँ पे 6 कारक देख चुके हैं। पहला था शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा था आर्थिक सामाजिक स्तर, तीसरा था यौन, चौथा था आपका निर्देशन, पांचवा था वातावरण और छठा और आखिरी था आपका परिपक्वता। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 तत्व ऐसे हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। आई होप 6 के 6 भी आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका अति लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। हालांकि लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन इसमें 4 ही प्रश्न दिए गए हैं। ये मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 नंबर से स्टार्ट हुआ था, तो 2 3 4 5 4 ही क्वेश्चन हुए ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 प्रश्न करने रहते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ही बताया है, वो थोड़ा सा लिखते वक्त मिस्टेक हो गया। चलिए, अब बात करते हैं, जैसे ही आपका खंड बा क्लियर होता है वहीं से आपका खंड सा भी क्लियर स्टार्ट हो जाता है। खंड सा को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। और भैया इसमें केवल आपको 2 ही प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 500 शब्दों में देना रहता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम नंबर नहीं बताए हैं आपको कितने कितने नंबर का होता है, तो समझ लीजिएगा कि इसमें जो अति लघु उत्तरीय वाला प्रश्न होता है ये आपका प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, मतलब 30 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, 30 नंबर ये मिल गए आपको। जैसे ही आप लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है, कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर, और 4 प्रश्न आपको यहाँ पर करने रहते हैं, तो टोटल कितने नंबर मिलते हैं, 24 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 30 वहाँ पे मिला, 30 नंबर वहाँ पे मिला,
24 यहाँ पर मिला, मतलब कि आपके टोटल यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 54 नंबर हो गए। अभी आपको करने कितने हैं, यहाँ पर आपको 6 और 10 16 नंबर आपको और करने हैं, ठीक है। नहीं 70 करने रहते हैं तो 60 10 70 54 हो गए। 4 नंबर के नहीं, 6 नंबर के 5 प्रश्न। 1 मिनट हमें कंफर्म करना पड़ेगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए, हम कंफर्म करके बताते हैं। हाँ, आपके यहाँ पे टोटल मान के चलिए कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और 4 प्रश्न आपको करने रहते हैं, तो यानी 24 नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। 30 वहाँ पे हो गए थे, 24 यहाँ पे हो गए, मतलब पूरे आपके हो गए हैं 54। अब यानी कि यहाँ पर आपके 21 नंबर और बच रहे हैं, तभी आपके 75 नंबर पूरे होंगे। और 21 नंबर में आपको पता है कि आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं यहाँ पर। तो 2 प्रश्न जो करने रहते हैं उसमें से 10.5 का एक प्रश्न होता है और 10.5 का एक प्रश्न होता है, तो टोटल 21 नंबर आपके यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और आपका प्रश्न पत्र 75 नंबर का क्लियर हो जाता है। 25 नंबर आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग देते हैं, कैसा देते हैं, क्या देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विकास को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। मतलब विकास को आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा देनी है और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं इनको संक्षेप में बताना है। अभी मैं इनके क्वेश्चंस पहले पढ़ लेता हूँ। 7वां नंबर प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। भाषा विकास से आप क्या समझते हैं और भाषा विकास की अवस्थाओं को बारे में आपको बताना है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है प्रौढ़ावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और पहले तो आपको प्रौढ़ावस्था के बारे में बता दीजिएगा, फिर उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में बता दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्या करना है, संवेगात्मक विकास की विवेचना करना है, तो इसके बारे में भी आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे भी पहले आपको किशोरावस्था के बारे में बताना रहेगा, फिर उसमें किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होते हैं उसके बारे में बताना रहेगा। ये 10.5 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, तो 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं। 2 प्रश्नों की संख्या मतलब कि टोटल आपके 21 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एक एक प्रश्न आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा जैसे भी आपको मिल पाए। अगर नहीं मिल पाएगा तो आपको कमेंट करना रहेगा, सर जी डबल एम रहेगा, कमेंट करना रहेगा कि सर जी आप जो है हमें दीर्घ प्रश्न के बारे में भी बता दीजिए। लगभग आपका जो वीडियो है 1 घंटे के आसपास का हो ही गया है, 57 मिनट का हो गया है और इससे लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी देखना नहीं पसंद करते हैं और मेहनत हम लोगों की बेकार हो जाती है। तो इसलिए बताइएगा, लगभग 1 आध घंटे का समय लगेगा, ये भी हम 4 क्वेश्चन आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर इसका सिलेबस आपको नहीं पता है तो सिलेबस लिख के टाइप कीजिएगा। जिसको सिलेबस ना पता हो सिलेबस लिख सकता है, जिसको, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ में लिखिएगा कि किस यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी का चेंज भी होता है, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।